नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात परशुराम की, और मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। 5 अगस्त को आपको ध्यान है, राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे, शिलान्यास हुआ और राम राज्य की बातें की जाने लगी। और उसके 2 दिन बाद से ही भगवान परशुराम का भी जिक्र किया जाने लगा। समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव ने कहा, हम लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 108 फीट की भगवान परशुराम की प्रतिमा बनाने वाले हैं, मूर्ति बनाने वाले हैं। बाकायदा जगह ढूंढी जा रही है, वो अयोध्या रोड पर या फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर इस प्रतिमा का अनावरण करने की घोषणा कर दी गई है। बाकायदा मूर्तिकारों से बात हो रही है, राजस्थान जाया गया, गुजरात तक भी दौरा किया गया, मूर्तिकार ढूंढे जा रहे हैं, उनसे बात हो रही है। और गुरुकुल भी बनाए जाएंगे, शोध संस्थान भी बनाए जाएंगे भगवान परशुराम के नाम पर। और समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया तो बहुजन समाज पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी, मायावती ने भी ताल ठोक दी। हम 108 फीट की इस प्रतिमा से भी बड़ी प्रतिमा बनाएंगे भगवान परशुराम की। तो ब्राह्मण होने लगा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। कांग्रेस भी अब ब्राह्मण चेतना परिषद का गठन कर रही है। उनके नेता जितिन प्रसाद केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनका भी मैं जिक्र करने वाला हूं। लेकिन यह चर्चा क्यों हुई? क्या भगवान राम की काट के लिए अब भगवान परशुराम को एक राजनीतिक औजार, हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है? या दरअसल इसके तार पिछले महीने वो दुर्दांत ध्यान है ना, वो अपराधी, वो बदमाश, वो छुट भैया विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उससे पहले 8 पुलिस वालों की नृशंस बेरहम तरीके से उसने हत्या कर दी। उसी के बाद यह राजनीति गरमाई कि देखिए ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। वो गुंडा था, वो अपराधी था, वो दुर्दांत था, ये बातें कहीं हाशिए पर चली गई। नहीं, एनकाउंटर हो गया एक ब्राह्मण का। ब्राह्मण खौफ में है, ठाकुरवाद फैल रहा है उत्तर प्रदेश में। इसी को लेकर अब ब्राह्मण खेला जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक ब्राह्मण क्यों? और उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण राजनीति का पंडित कौन है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ हैं, बीएसपी के नेता धर्मवीर चौधरी मेरे साथ हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनकी चेहरा और इस मूर्ति बनाने के प्रोजेक्ट के रणनीतिकार, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव सरकार में, अभिषेक मिश्रा भी मेरे साथ हैं। तो अभिषेक मिश्रा, यकायक ये भगवान परशुराम की याद कैसे आ गई? संदीप जी, मुझे नहीं लगता आपको यकायक का एहसास किस शब्द से हुआ। इस पे हम लोग लगातार, ये मेरा संस्कार की बात है, ये मेरे भाव और आस्था की बात है, इस पे मैं निवेदन करूंगा कोई सवाल न उठाए। और इस पे हम आज से नहीं काम कर रहे, हम लगातार काम कर रहे हैं। हम चाहे गरीब बच्चों की शादी की बात हो, नौजवानों को पढ़ाने की बात हो, लोगों को मदद करने की बात हो, किसी का घर टूटा उसका घर बनाने की बात हो, लगातार इस पे काम करते रहे। और भगवान परशुराम की जो मूर्ति की स्थापना की बात है, 108 फीट की दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे भव्य, सबसे सुंदर मूर्ति बनाने का जो फैसला था वो आज का नहीं है। वो 25 दिसंबर 2019 को हम लोगों ने पहली बार उसकी घोषणा की,
फरवरी में, और सबके वीडियोस पढ़े, टाइमलाइन पे हैं, आप अगर थोड़ी किसी को लगा देंगे तो उसको मिल जाएंगे, फेसबुक पे भी मिल जाएंगे, बाकी सोर्सेस पे भी मिल जाएंगे। हमने फरवरी में चाणक्य परिषद में अयोध्या के पावन भूमि पे इसकी घोषणा की, मार्च में मुंबई जाकर के इसकी घोषणा की, अभी जयपुर जाकर के वेब फाउंडेशन का प्रोग्राम था उसमें उसकी घोषणा की। तो ये आज की बात नहीं है, लगातार मूल में लगाई जा रही है। अभिषेक ये मिश्रा, भगवान परशुराम चेतना पीठ की तरफ से जयप्रकाश नारायण की सोच है। आप राम मनोहर लोहिया के, बताएं संदीप चौधरी, आप राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं ना, उनके चेले हैं। वो तो हाशिए पर पड़े हुए व्यक्ति की राजनीति करते थे, पिछड़े समाज की, गरीब गुरबे की राजनीति करते थे। आज समाजवादी पार्टी बदल गई क्या? ब्राह्मण ब्राह्मण खेलने लगी? जी संदीप जी, अगेन आप इसमें, मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूं, इसमें आप समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनको मत लाइए। मैं सबको लेकर आऊंगा। राजनीति के चश्मे से जो कि बहुत छोटा चश्मा है, उससे मत देखिए इसको। हाँ। नहीं, मैं कह रहा हूं उसको मत लाइए, क्योंकि ये बहुत छोटा चश्मा है। हाँ। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार की, जो सृष्टि के पालन करता है। जब मैं और आप नहीं रहेंगे, जहां कोई नहीं रहेगा, तब भी थे और उसके बाद भी रहेंगे। तो इसको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। और हम तो आज काम कर रहे हैं। अभी किसी और ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तब काम करेंगे। वो जब आएगी, अगर बनेगी तब करेंगे, वरना हो सकता है ना करें। जिनकी आज सरकार है वो आज करने नहीं देना चाहते, वो कह हम करने नहीं देंगे। और बाकी हम लोग न सरकार से मतलब, न विधायक से मतलब, न मंत्री। नहीं, आप तो ये कहते हैं ना अभिषेक मिश्रा, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम जितनी मदद कर सकते हैं। मजदूर पलायन कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, अस्पतालों का बुरा हाल है, कोरोना संक्रमण से त्राहिमाम जनता कर रही है। आप भव्य मूर्ति बनाने की बात कर रहे हैं। इसे मैं राजनीति ना मानूं तो क्या मानूं? ये तो बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं आप। ये तो आप बीजेपी का रिपोर्ट, तो आप क्या कर रहे हैं उस बारे में? आप एक प्रतिमा बनाने निकले हैं, कार्ड बता रहे हैं। मुझसे इसमें क्या सवाल है? नहीं, यही तो सवाल है। आप प्रतिमा बनाने निकले हैं। हमने किया, सुनिए मैं इसका जवाब देता हूं। हाँ। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, संदीप जी कोई राष्ट्रीय, देखिए ये तो प्रतिमा मैं ट्रस्ट से बना रहा हूं, इसका समाजवादी पार्टी का जवाब नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी का जो आपने सवाल पूछा वो जवाब देता हूं। कोई आप मुझे बता दीजिए जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिवार, पत्नी, बच्चे स्वयं सड़क पे खड़े होकर के भोजन बांट रहे हो। क्या आपने कभी देखा किसी और का? हम लोगों ने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर हाईवे पे, हर चौराहे पे लोगों की जो मदद कर सकते थे लगातार मदद की। भगवान ने करे दोबारा कभी ऐसी चीज आए तो भी करेंगे। हमने सरकार को भी ओपनली कहा था कि कहीं भी समाजवादी पार्टी, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, हम लोग मदद कर सकते हो। आज बताइए, कोरोना की लड़ाई में हम अपनी जान की बाजी लगा के मदद करने को तैयार हैं, अगर जनता की मदद हो जाए तो। आप बताइए, आप कहिए ना, जो कहिए हम करने को तैयार है। कहां मना है? आप विकास दुबे को दुर्दांत मानते हैं ना? एक छटा हुआ बदमाश, अपराधी, हत्यारा मानते हैं? विकास दुबे कौन विकास दुबे? जिसका एनकाउंटर किया गया, जिसने 8 पुलिस वालों की बेरहम हत्या की, वो दुर्दांत था ना, अपराधी था, हत्यारा था। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। रोज एनकाउंटर होते हैं। आज कोई हनुमान पांडे था, उसका तो संदीप जी, आज कोई हनुमान पांडे था, उसका एनकाउंटर हो गया। क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल का अंत यही होता है, चाहे पुलिस की गोली से मरे, चाहे फांसी पे चढ़ के मरे। विकास दुबे हत्यारा था ना, छठा हुआ बदमाश था ना। बहुत हर सरकार में, हर मौके पे जहां जो पुलिस पे गोली चलाएगा। विकास दुबे के तो मैं नाम ही नहीं ले जानता, ना कौन है, मुझे उसमें चर्चा नहीं ले जानी। आप भगवान परशुराम की बात करें, विकास दुबे कहां है बीच में? क्यों ला रहे हैं उसको बीच में आप? विकास दुबे, मेरा निवेदन है, भगवान परशुराम की जहां बात हो वहां विकास दुबे जैसे लोगों की बात। मैं नाम इसलिए लेकर आ रहा हूं धर्मवीर चौधरी, विकास दुबे की हत्या के 2 दिन बाद मायावती क्या ट्वीट करती हैं? अच्छा, बीएसपी का मानना है कि किसी गलत व्यक्ति के अपराध की सजा के तौर पर उसके पूरे समाज को प्रताड़ित व कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। इसलिए कानपुर पुलिस हत्याकांड के दुर्दांत विकास दुबे और उसके गुर्गों के जुर्म को लेकर उसके समाज में भय और आतंक की जो चर्चा गर्म है, उसे दूर करना चाहिए। सीधा कनेक्शन है ना। अब आप खैर ख्वाह बन रहे हैं ब्राह्मण समाज के राजनीतिक फायदे के लिए। जी संदीप जी, नहीं, हम समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ। और अगर कोई दुर्दांत अपराधी है तो उसको कानून के दायरे में सजा मिलनी चाहिए।
आप एक व्यक्ति विशेष के लोगों को टारगेट बना करके ये बगुला भगत वाली सरकार अच्छा, उनको टारगेट मारेगी, किया जा रहा है। तो हम अन्याय के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। अगर कोई अपराधी है तो उसकी सजा जो है कानून देगा। ये पुलिस ठोकी बाबा की सजा थोड़ी देगी किसी को। कितने आदमी मारे गए हैं ब्राह्मण समाज के, आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा। तो ये जो दोहरी नीति बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में चला रही है, इसके लिए बाबा साहब ने संविधान बनाया है। क्यों संविधान के अनुसार ये कार्रवाई नहीं करते? क्यों एक तरफा कार्रवाई करते हैं? वो किसी भी समाज के खिलाफ कार्रवाई होगी, बहुजन समाज पार्टी उसका विरोध करेगी। मायावती शुरुआती दौर में क्या कहते थे? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। बाद में सोशल इंजीनियरिंग की याद आई, बीजेपी ब्राह्मणों को ले गई तो दोबारा से प्रेम जाग गया आपका। संदीप जी, बहुजन समाज पार्टी ने कोई नारा नहीं दिया है। अगर आपके पास में कोई अधिकाधिक रिकॉर्ड है तो आप दिखाइए देश की जनता को। अच्छा। मैं भी देखना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये प्रेस का उड़ाया हुआ एक अफवाह है। और बाद में कह दिया हाथी नहीं महेश है, हाथी नहीं गणेश है। जाति तोड़ो समाज जोड़ो का काम किया है। हमने 2007 की सरकार में जो भाईचारे के रूप में सोशल इंजीनियरिंग की थी, उसका नतीजा आपने देखा था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी दिल्ली जाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी सभी धर्मों जातियों को साथ लेकर के नहीं, 2007 में आपने 56 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे, 41 आपके जीते। ये 2007 की बात है। मैं 90 के 2000 के शुरुआती दशक की भी बात कर रहा हूं। पर यह संयोग है क्या धर्मवीर चौधरी? विकास दुबे का इनकाउंटर होता है, 2 दिन बाद आपको ब्राह्मणों की याद आने लगती है। अब आप कहते हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, अभिषेक मिश्रा कह रहे हैं 108 फीट की प्रतिमा बनाएंगे कि हम उससे भी बड़ी बना देंगे। नहीं संदीप जी, मैं आपकी बात को पूरा कर दूं, ये कोई संयोग नहीं है। हमने जो है ब्राह्मण समाज को अपनी सरकार में संपूर्ण भागीदारी दी। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को सम्मान देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। फिर भी ब्राह्मण बीजेपी के साथ चला गया। मंत्रिमंडल में उनको भागीदारी दी। ये जो लोग मूर्तियों की राजनीति करते हैं, आप भी तो कर रहे हैं। मूर्तियों की राजनीति आप भी तो बड़ी मूर्ति बनाने की बात कर रहे हैं। तो सम्मान देना महापुरुषों को, मूर्ति नहीं, हम तो पहले से मूर्ति बनाते हैं। हमने तो महापुरुषों को मूर्ति से सम्मान देने का काम किया है। आपने तो मायावती की भी मूर्ति बनवा दी, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों। और बहन जी ने फिर कहा है कि नहीं तो क्या आपको तकलीफ हो गई? नहीं, आपको, मैं अपने घर में, आपको तकलीफ हो गई मेरे सवाल से? सरकार के जो प्रावधान थे, नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है, शायद आपको तकलीफ हो गई। और इस ब्राह्मणवाद की जड़ में जो मनुवाद बैठा हुआ है, उसको तकलीफ होती है। उसी में एक मीडिया का भी रूप में देख पा रहा हूं, जो बहन जी की मूर्तियों से आपको तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? हो गई आपको तकलीफ, सवाल पूछते ही आपको तकलीफ हो गई। पर दरअसल, एक मिनट मुकेश नायक, ये जो मैं समाजवादी पार्टी या बीएसपी की बात कर रहा हूं, इस पूरे मामले में शुरुआत किसने की? कांग्रेस पार्टी ने। आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने 6 जुलाई को, और उस टाइम तक एनकाउंटर नहीं हुआ था विकास दुबे का, ब्राह्मण चेतना संवाद कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। एक ब्राह्मण चेतना परिषद, बाकायदा मेरे पास वो पूरी की पूरी चिट्ठी है, पैम्फलेट है। वो ये कहते हैं कि आज विशेषकर उत्तर प्रदेश में समाज के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में प्रदेश में समाज को हाशिए पर पहुंचाने का कुत्सित प्रयास जारी है। मतलब 89 तक जो ब्राह्मणों की राजनीति आप करते आए, अब समझ में आ रहा है कि नहीं, ब्राह्मणों पर वापस जाना पड़ेगा। देखिए, जो मूल में बात है उसको समझने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश ये वास्तविकता है कि एक संस्थाबद्ध जातिवाद का शिकार है। इस देश की 3 सबसे प्रमुख समस्याएं हैं: जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद और सांप्रदायिकता। और ये देश भावना प्रधान है, विचार प्रधान देश नहीं है। और भावना प्रधान देश होने के कारण तो आप जातिवाद को बढ़ावा देने निकल पड़े। अलग अलग रंगों की भावनाएं,
इस देश में अलग अलग रंगों की भावना तैयार करके आंख में धूल फेंकने का काम होता है ताकि वास्तविकता से देश का ध्यान हटे। आज देश की क्या हालत है, कितनी घुटन और बेचैनी हिंदुस्तान में है। आज पूछो ठेले वालों से, छोटे दुकानदारों से, मजदूरों से। अभी ब्राह्मणों की बात हो रही है तो आप जातिवाद का कार्ड खेलने निकल पड़े। ठप है तो उनकी आवाज नहीं उठा रहे ना, ब्राह्मण समाज की आवाज उठा रहे हैं जितिन प्रसाद। और ये 6 जुलाई का प्रेस पैम्फलेट आपको दिखा रहा हूं, मैं उससे पढ़कर बता रहा हूं। निकले ना, आशीर्वाद था हाईकमान का कि ब्राह्मण कार्ड खेलिए अब यूपी में। देखिए, हम कोई इस तरह का जातिवाद का कार्ड खेलने की हम एक विचार प्रधान राजनीति इस देश में चाहते हैं और हम लोगों ने हमेशा समावेशी और समतामूलक समाज की बात कही है। इसीलिए जब हम ये बात कहते हैं तो हम प्रासंगिक मान के कि हम कहां खड़े हैं ये कहा जाता है। 2019 में 2017 जो से जातिवादी नहीं है, जो सांप्रदायिक नहीं है। मुकेश नायक सुनिए, 2019 में तो खुलकर 2017 से ही कोशिशें शुरू की। प्रियंका गांधी वाड्रा ब्राह्मण पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की है। राहुल गांधी अपना बताने लगे मैं कौल ब्राह्मण हूं, जनेऊधारी हूं और दत्तात्रेय गोत्र से आता हूं। ये किया ना पिछले साल, बताया गया ना। आप मुझे धर्म और जाति का पाठ पढ़ा रहे हैं। देखिए, आप अगर कृपा करके मुझे बोलने देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जी बताइए ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस देश में अगर कोई ब्राह्मण है, अगर साधारण से पूजा पाठ में भी बैठता है तो उसका गोत्र पूछा जाता है। तो गोत्र बताने में, अपनी जाति बताने में इस देश में हर्ज क्या है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कोई जातिवाद इस देश में करना चाहते हैं। या हम ये कहना चाहते हैं कि हम जिस जाति के हैं वो सब जाति के लोग हमारे पीछे खड़े हो जाओ। एक जाति का किसी भी राजनीतिक दल के पीछे खड़े होने में कोई लाभ नहीं हो सकता। ये समृद्ध विविधता का देश है, इसमें समृद्ध जाति साथ खड़ी होती है तो सीट आ जाती है कि समृद्ध विविधता को जाति खड़ी होती है ना। आप मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं राजनीति में। जाति खड़ी होती है तो सीट भी आ जाती है। मैं आंकड़े बताऊं आपको, 89 तक लगभग 80% ब्राह्मण, एक मिनट सुन लीजिए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 80% ब्राह्मण कांग्रेस को वोट किया करते थे तो आपकी बम्पर सीटें आती थी। 2009 में भी ब्राह्मणों ने आपको वोट किया, 31% ब्राह्मणों ने आपको वोट किया तो आपकी 11 सीटें आई थी, 20 सीटें आई थी ना उत्तर प्रदेश में। और अब वो आंकड़ा गिरकर 9% पर, 5% पर, मतलब वो लगातार आंकड़ा गिरता जा रहा है। इस बार 2019 में आपकी 6% पर ब्राह्मण वोट रह गया, इसीलिए उसको वापस रिझाने की कोशिश है। देखिए, ये मुझे जातिगत आंकड़े मुझे मालूम नहीं है कि किस जाति ने किसको वोट पिछले चुनाव में किया है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैंने पहले कहा कि 3 समस्याओं से देश अभिशप्त है, जिसमें एक संस्थाबद्ध जातिवाद है जिससे देश अभिशप्त हो गया है और कांग्रेस भी अभिशप्त हो गई है। विविधता है, ये विचार खोने के कारण जो संकीर्ण रूप लेती चली जा रही है, इस पूरे देश में चिंता का विषय है। ठीक है, अब संबित पात्रा, आज आपको इंतजार करना पड़ा है और आप मुस्कुरा भी रहे हैं क्योंकि बाकी तीनों पार्टियां थोड़ी परेशानी में हैं। ब्राह्मण राजनीति के सवाल पूछे जाएं, लेकिन मैं आपसे पूछूं, ये यूपी की जो ब्राह्मण राजनीति का असल पंडित कौन है? और जवाब भी खुद ही दे दूं कि ये तो बीजेपी है, असल पंडित तो आप हैं, इसीलिए बैठे मुस्कुरा रहे हैं आज। चलिए, मैंने तीनों जजमानों को सुना है, अब जरा मैं अपना कर्मकांड शुरू करता हूं। हाँ। ऐसा है कि मैं तो स्वागत करता हूं यदि 3 जजमान चल के आए हैं और कह रहे हैं हम यज्ञ करेंगे, खाली यज्ञ भी नहीं करेंगे, हम तो दान दक्षिणा भी देंगे और अवतार पुरुष और भगवान श्री परशुराम जी का मूर्ति भी बनाएंगे, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। मैं तो स्वागत, तीनों जजमानों को मैं आज आशीर्वाद देता हूं कि तथास्तु, आप सबका कल्याण हो, आपके परिवार में सुख शांति हो, कोरोना आपको स्पर्श भी ना करे और दीर्घायु हो आप,
किंतु राजनीतिक क्षेत्र में आपका कल्याण नहीं होने वाला है। वो भी मैं बताता हूं, तीनों जजमानों का कल्याण क्यों नहीं होने वाला है राजनीतिक क्षेत्र में, मैं उसका बताता हूं। देखिए, अभी यहां पर कहा गया कि भगवान विष्णु के 10 अवतार है, 10 अवतारों के विषय में बताया गया, मगर मैं बहुत खोट के साथ कह रहा हूं और खेद के साथ कह रहा हूं, ये जो बहुरूपीय हैं, इनके इतने अवतार हैं, इस प्रकार का ये रूप धारण कर लेते हैं समय समय पर लेकर कि आज हम सब लज्जित हो जाते हैं। याद करिए, यही वो लोग हैं जिन्होंने हमें कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, ये तो संघ के ऊपर हर धर्मवीर चौधरी, आपके बीच में कोई नहीं बोला, बीजेपी पर हम चीख चिल्लाहट नहीं करते, जिसको मौका मिलेगा वही बोलेगा। जजमानों का ऐसे बीच में नहीं बोलना। नहीं, आप बोलिए, आराम से, वो मेरा काम है, मैं संभाल लेता हूँ। देखिए, ये आज हिंदुस्तान की जनता है, सोशल मीडिया और टीवी का युग है, हर कोई देख रहा है। ये अचानक भगवान परशुराम के पास क्यों पहुंचे? देखिए, आदरणीय मायावती जी तो पर्स पकड़ के ही खड़ी थी, वो अचानक पर्स छोड़ के परशु कि मुझे अब परशुराम जी चाहिए, ये क्यों हुआ? पर्स से परशुराम तक की यात्रा ये बहुत साधारण यात्रा नहीं है, इसके पीछे बहुत पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। और ठीक उसी प्रकार से ये जो सेफई सोशलिस्ट हैं, ये जो सेफई सेक्युलरिस्ट हैं, ये अचानक, ये तो गर्व से कहते थे हमने तो 16 को मारा है अभी गोली करके, आवश्यकता पड़ने पर 60 को भी मार देते, अचानक ये अब परशुराम जी के चरणों में जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत साधारण कैलकुलेशन है और मैं 10 सेकंड में समाप्त करता हूं। हिंदू धर्म के लोगों को जातियों में विभाजित कर दो कि तू ब्राह्मण है, ए तू ठाकुर है, ए तू जाट है, तू गुजर है, तू दलित है, अब तुम आपस में लड़ो और मैं क्या करूंगा, मुस्लिम चंक अपीजमेंट के माध्यम से बना के रखूंगा और डीएम या एमवाई, मुस्लिम यादव, दलित मुस्लिम, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन बना करके बीजेपी तो ये राजनीति करती ही नहीं, प्रकारेण वोट लूंगा। बीजेपी ये राजनीति करती ही नहीं। हम राम मंदिर का फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसका पूरा सरकारीकरण आप कर देते हैं, राम आपके हो जाते हैं, अब आप कहते हैं कि परशुराम भी हमारे हैं। ये तो सब दोगले हैं। ठीक है, नहीं, मैं तो बता रहा हूं, शुरू से ही हम तो शुरू से घर से जब से निकले हैं, गृहस्थ आश्रम छोड़ के जब से निकले हैं सेवाश्रम में, तब से हम भगवा पहन के ही निकले हुए हैं। हमने एक दिन भी भगवा को छोड़ा ही नहीं। आप बताइए किस दिन छोड़ दिया भगवा को? ये तो भगवा को छोड़ के निकले थे, गाली भी देते थे भगवा को, ये तो ब्राह्मण को भी गाली देते थे। अचानक फिर जब पकड़ में आ जाते हैं, लाओ 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 जनेऊ लाओ, मेरा जनेऊ लाओ, मैं कोट के ऊपर ही पहन लूं। मतलब टाइम भी नहीं है इनके पास कि कोट उतार के उसके नीचे जनेऊ पहने, फटाफट कोट के ऊपर ही जनेऊ पहन लेते हैं, फटाफट कमंडल पकड़ लेते हैं। अरे ये जनता है, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं हो रहा है। ये स्कूल में देखिए, आपके और हमारे बच्चे जब कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके, छोटे छोटे नर्सरी एलकेजी में होते हैं, तो मतलब हिंदुत्व पर, भगवान राम पर, भगवान परशुराम पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपकी हैं? मैं बताता हूँ, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर दूंगा। देखिए, बच्चे जब हमारे घर में आते हैं और बोलते हैं एलकेजी में, मम्मी पापा हमको गांधी जी का ड्रेस दिला दो, कल मैडम ने कहा है तुम्हें गांधी जी बनना है, तो बिल्कुल पापा मम्मी दौड़ के जाके चांदनी चौक से गांधी जी का ड्रेस खरीद के लाके धोती और लकड़ी इत्यादि सब पकड़ा देते थे, एक चश्मा भी लाते थे, हम गांधी जी बन जाते हमारे बच्चे। तो असली गांधी तो बने नहीं ना। असली गांधी बनने के लिए आपको तप चाहिए, यज्ञ करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, फैंसी ड्रेस कंपटीशन से नहीं होगा। हमने तप किया है साहब। ये जो गोली खा के कार सेवक मरे हैं ना, ये हमारी तप की आहुति है, जिस आहुति के बल पर आज हम भगवान राम के चरणों में, आज जो प्रधानमंत्री चरणों में बैठे हैं भगवान राम के, और जनता इस पर विश्वास करती है। ये यूं ही नहीं बैठे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी जानते भी नहीं थे कि उनका भविष्य क्या होगा, जब वो भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता थे, तब रथारूढ़ होकर भगवान राम के लिए, उनके आसन बनाने के लिए वो निकल पड़े थे। इसलिए आज हम कॉन्फिडेंस से बैठे हैं। ये कभी हज हाउस का और कभी फिर परशुराम जी का आप बनने की कोशिश करेंगे। तो उमा भारती गलत कहती है ना कि भगवान राम बपौती नहीं है बीजेपी की। सुब्रमण्यम स्वामी गलत कहते हैं कि राजीव बिल्कुल नहीं है हमारी बपौती। पीवी नरसिम्हा राव, अशोक सिंघल ने असल में बनाया राम मंदिर, वो गलत कह रहे हैं। आपके सांसद हैं राज्यसभा। संदीप जी, मैं बिल्कुल स्पष्टतः कहता हूं, भगवान राम, बीजेपी तो छोड़िए, किसी की बपौती नहीं है। मनुष्य, और मनुष्य ही नहीं, मनुष्य की बपौती नहीं है। गिलहरी भी उन्हीं का है और गिलहरी के राम हैं। अगर गिलहरी के मन में भक्ति आती है तो भगवान राम गिलहरी को उठा के अपने मस्तक पर बैठा लेते हैं। ये है भगवान राम। इसलिए हम नहीं कह रहे हैं भगवान राम हमारी बपौती है। मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है क्या? देखिए, मैं थोड़े आंकड़े बताता हूं। मैंने
बीएसपी के, कांग्रेस के आंकड़े बताए 2019 में और 2017 में भी, 2014 में भी ये देखा गया, 2007 के बाद खासकर ब्राह्मण एकजुट हो गया, बीजेपी के साथ आ गया। 2019 में 82% ब्राह्मण, 10% हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के, उसमें से 82% ने बीजेपी को वोट दिया है। तो अब परशुराम का कार्ड खेलकर आपको डर है कि वो वोट बैंक छिटक सकता है, और जब वो छिटकता है तो सरकारें बदल जाती हैं। यह भी उत्तर प्रदेश का इतिहास गवाही देता है। नहीं, देखिए, मैं दो चीज़ें यहाँ बहुत सोच समझ करके और बहुत परिपक्वता के साथ बोलूँगा। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे किसी भी जाति का हो, मैं जाति प्रथा में विश्वास नहीं करता व्यक्तिगत रूप से, मगर आपकी पार्टी करती है ना। व्यक्ति को बुद्धि भाई, ये योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, एक ठाकुर हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बना दिया, वो पिछड़ी जाति से आते हैं, और दिनेश शर्मा को भी उप मुख्यमंत्री बना दिया कि वो ब्राह्मण से आते हैं। तो ये मत बताइए मुझे, ठीक है, पूरी राजनीति जातिगत आधारित है। देखिए, चलिए हम छोड़ देते हैं, इस विषय पर डिस्कशन नहीं करते हैं, इस विषय को छोड़ते हैं। मैं उत्तर देता हूं। आपने कहा कि क्या हम डरे हुए हैं कि परशुराम जी की मूर्ति बन जाएगी तो कुछ ब्राह्मण वोट वहां चला जाएगा? मैं तो स्वागत कर रहा हूं, परशुराम जी के ही नहीं, मैं तो कहता हूं पूरे 10 अवतार के 10 मूर्ति बनानी चाहिए, और हर पार्टी को बनानी चाहिए। अगर देर से ही सही, अगर फिर भी ये अपने घर को वापस आ रहे हैं, घर वापसी हो रही है, भगवान को याद कर रहे हैं, श्री नाम ले रहे हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि देश में अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को हर कोई पहचाने। नहीं, ये बड़ी अच्छी बातें हैं, महापुरुषों की प्रतिमाएं बनाओ, समाजवादी पार्टी पहचान रही तो अच्छी बात है। स्कूल कॉलेज बनाने की जरूरत नहीं है, अच्छे अस्पताल बनाने की जरूरत नहीं है, पहले महापुरुषों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बननी चाहिए, उस पर प्रतिस्पर्धा हो जाए। लेकिन अभय दुबे, उस सवाल पर मैं आगे आऊंगा। ये ब्राह्मण जो राजनीति हो रही है, ये कुछ बदलाव करेगी? जातिगत राजनीति है उत्तर प्रदेश की। ये परशुराम कार्ड अब तीनों पार्टियां खेल रही हैं, कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी। किस तरह से देख रहे हैं आप, ये क्यों खेला जा रहा है? उत्तर प्रदेश की आबादी के ब्राह्मण 11% हैं। हाँ, और वो एकताबद्ध होकर वोट देते हैं, और वो इससे बड़ा एक कोई वोटिंग ब्लॉक उत्तर प्रदेश में नहीं है। केवल ब्राह्मण ही है जो कि भारतीय जनता पार्टी से 2007 में एक छोटा सा हिस्सा उनका अलग हुआ था, जिसकी वजह से मायावती को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। तो उस उदाहरण को ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस तीनों की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक 50% से ज्यादा का एक बड़ा ताकतवर जनाधार बना लिया है, उसको किसी तरीके से हिलाया जाए और कुछ ब्राह्मण वोटों को अपनी ओर खींचा जाए। लेकिन मुझे शक है, मुझे नहीं लगता कि ये युक्ति जो है ये उनकी बहुत कामयाब होगी। उसका कारण ये है कि अगर आप पिछले 30 साल का इतिहास देखें तो ब्राह्मण वोट करीब 67 से लेकर और 70% के बीच में भाजपा चुनाव जीते हारे भारतीय जनता पार्टी को निष्ठापूर्वक वोट करते रहे हैं। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये जेबी वोट है, और उसने बार बार दिखाया है ब्राह्मणों ने कि भारतीय जनता पार्टी को वो अपनी स्वाभाविक पार्टी मानता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरह किसी जमाने में कांग्रेस को अपनी स्वाभाविक पार्टी मानता था। इन पार्टियों के साथ में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ में उसका लेन देन का रिश्ता हो सकता है कि अगर किसी ब्राह्मणों को ये लोग टिकट देते हैं तो किसी एक खास निर्वाचन क्षेत्र के ब्राह्मण मतदाता उनकी तरफ झुक सकते हैं कि भाई दलित वोट भी मिल जाएंगे, ना यादव वोट मिल जाएंगे, कुछ मुसलमान वोट मिल जाएंगे, तो हमारी बिरादरी का चुन जाएगा। लेकिन समग्र ब्राह्मण समाज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण चुनाव के दौरान इन दोनों पार्टियों में से किसी का चुनाव नहीं करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ और वो मुखर भी होता है, ओपिनियन मेकर भी है सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति। हाँ, ओपिनियन मेकर भी है, शक्तिशाली भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी उसका प्रभाव है। तो ब्राह्मणों का बहुत महत्व है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अगर देश के किसी भी अन्य प्रांत के मुकाबले देखेंगे तो प्रबल संख्यात्मक उपस्थिति केवल उसकी उत्तर प्रदेश में है, और कांग्रेस को इसका बहुत लंबे बड़े पैमाने तक फायदा मिलता रहा है। अब वो सारा का सारा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्वाभाविक पार्टी मानता है। पर ब्राह्मण थोड़ा असहज है क्या? अभय दुबे, आप बहुत अहम बात कह रहे हैं, थोड़ा दर्शकों को समझाइए। क्या ब्राह्मण थोड़े असहज हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में? वो पूरे तन मन धन के साथ आज की तारीख में बीजेपी के, एक मिनट पूरा सवाल करने दीजिए, लेकिन एक अंदर खाने से जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आती हैं कि
उत्तर प्रदेश में ये बात भी घर कर रही है काफ़ी हद तक कि देखिए ठाकुरवाद फैल गया है, मुख्यमंत्री ठाकुर हैं और हर जगह ठाकुर जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों, आईएएस हों, पीसीएस हों, ठाकुरों की चल रही है, ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही। उसी असहजता को कहीं ना कहीं अपने फायदे में अपनी तरफ खिसकाने की कोशिश कर रही हैं क्या ये तमाम पार्टियां, विपक्षी दल? नहीं, मोटे तौर पे आप जो बात कह रहे हैं इसके अंदर एक हद तक सच्चाई है, लेकिन उसमें वास्तविकता उसकी कितनी है इसका अभी पूरा आकलन नहीं हुआ है कि ये जो योगी सरकार के ऊपर ठाकुरवाद का जो आरोप है वो किस हद तक सही है। कुछ कुछ दिखाई पड़ता है और उसके कुछ आंकड़े भी पेश किए जाते हैं। लेकिन एक बात और आप ध्यान में रखें, उत्तर प्रदेश में अगर ब्राह्मण वोटरों का व्यवहार देखें तो आप पाएंगे कि वो आमतौर पर राष्ट्रीय पार्टी के साथ रहता है, जैसे कांग्रेस के साथ रहता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसके साथ कभी कभी हो सकता है, लेकिन वो अक्सर उसके साथ में नहीं रहता है। तो ब्राह्मण वोटों का जो इतिहास है उत्तर प्रदेश में, उस इतिहास की रोशनी में मुझे नहीं लगता कि परशुराम की मूर्ति बनाने से इन दोनों पार्टियों को लाभ हो सकता है। इन दोनों पार्टियों को तब लाभ हो सकता है कि अगर सपा बसपा एक बार एकता कर ले और अखिलेश और मायावती दोनों मुख्यमंत्री पद की अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक बार ताक पर रख दें और एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर उतारें। अगर वो इस हद तक जा सकते हैं तब तो परशुराम की मूर्ति से कोई गेम चेंजर निकल सकता है, वरना नहीं निकलेगा। वरना नहीं निकलेगा। अभिषेक मिश्रा, मुझे एक चीज समझाइए, अब मैं थोड़ा और इस दायरे को बढ़ा रहा हूं चर्चा के। राम मंदिर का शिलान्यास हो गया, भूमि पूजन हो गया, और कोर्ट का फैसला हो ना हो, ये जो नैरेटिव बन रहे हैं, बीजेपी ने पूरे आंदोलन का श्रेय अपने खाते में डाल लिया है। आम लोग भी यही मानते हैं कि बीजेपी के चलते ये राम मंदिर बन रहा है। तो अब उसी हिंदुत्व में एक छेद, एक बिखराव करने के लिए ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं क्या आप? अब ब्राह्मण ब्राह्मण खेल रहे हैं। संदीप जी, मैंने पहले भी जवाब दिया, फिर दोहरा देता हूं। प्रभु श्री राम सबके हैं, जितने मेरे हैं मुझे लगता है इससे ज्यादा किसी के नहीं होने को देने को मैं मानने को तैयार हूं कि किसी और के हैं। भगवान श्री राम पूरी तरीके से हमारे उनके आस्था का सवाल है, और इसी वजह से मैं अभी आदरणीय संबित पात्रा जी कह रहे थे, मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि हर पार्टी को लगवाना चाहिए। तो मैं बिल्कुल इनसे निवेदन करना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कि अपने जो प्रदेश में सरकार चल रही है इनकी, उसको मैसेज भेज दें कि भाई आप लगा दो भगवान परशुराम की मूर्ति। सब लोग मांग रहे हैं, एक पॉपुलर डिमांड निकल के आई है, तीनों पार्टियों ने लिखा है, यही 3 मेजर पार्टीज हैं आपकी पार्टी के अलावा उत्तर प्रदेश में, और विल ऑफ द पीपल एक तरीके से आ रही है। तो विल ऑफ द पीपल, लोग कहते हैं प्रतिमा लगाओ, कि लोग कहते हैं ऐसे अस्पताल बना दो अभिषेक मिश्रा कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी ना हो, महामारी फैले तो बच्चे संदीप जी सांस भी ना ले पाए, ऐसी व्यवस्था को दुरुस्त कर दो। ये लोगों का आप हवाला देने लगते हैं ना। लोग कितने लोगों ने कहा आपको परशुराम की 108 फीट की प्रतिमा बना दो? अच्छा, मैं अपना मुझे तो बहुत लोगों ने कहा, लेकिन आप अगर उसको नहीं मानने को तैयार है, मैं कह देता हूं मैं लगाना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं, ठीक है? अगर आप उसको नहीं मानना चाहते, मैं कहता हूं कि मैं लगा रहा हूं, मैं लगाना चाहता हूं। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये चाहता हूं, हम इस हिसाब से लगा रहे संदीप जी कि भगवान परशुराम जी की जो हम प्रतिमा लगा रहे, भगवान परशुराम छठे अवतार थे, प्रभु श्री राम के अवतार के रूप में अग्रज थे। तो भगवान श्री राम का ऑलरेडी एक शानदार मंदिर अयोध्या में बन रहा है, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। मैं उमा भारती जी को, सुब्रमण्यम स्वामी साहब को, सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। यह अलग बात है कि मीडिया की मदद से उस दिन सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिखाया पूरे देश को, लेकिन एक्चुअली हम लोग को बुलाते तो हम भी जाते, हम भी उसी श्रद्धा के साथ नमन करते, भगवान का आशीर्वाद लेके घर आते, लेकिन हमें नहीं बुलाया। वो कार सेवकों पर जो गोली चलवाई थी उसको कैसे एक्सप्लेन करते? वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, भगवान राम से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो भगवान परशुराम से जुड़ जाओ। ये बड़ा कन्वीनियंट है ना ये तरीका। मेरी आस्था, संदीप जी, मेरी आस्था के सवाल में ये कोई राजनीति नहीं आता। नहीं, कन्वीनियंट नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है, सच है, ये कन्वीनियंट नहीं है, सच है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जहां भगवान राम की मूर्ति बन रही है, हम भगवान परशुराम की मूर्ति लखनऊ बनाना चाहते हैं कि जो आए वो भगवान श्री राम के दर्शन अयोध्या में करे, लखनऊ में अगर लैंड कर रहा है, लखनऊ में उतर रहा है, तो भगवान परशुराम के यहां भी दर्शन करता जाए।
दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इनको बांटिए मत। दोनों की आत्मा सेम है, सिर्फ स्वरूप अलग मैं वही तो कह रहा हूं, भगवान राम बाकी दोनों से आप जुदा हो गए। 30 साल से वो बयान आपका पीछा कर रहा है कि 16 ही मरे, और भी मरना, जुदा हुए, किसने कहा? और भी अगर मारने की जरूरत पड़ती तो होता, वो आदेश दिया जाता। वो आपका पीछा कर रहा है ना 30 साल से। देखिए, मैं आपके संदीप जी, आप नहीं संदीप जी, हम देखिए, हिस्ट्री इज अ वेरी पुअर प्रेडिक्टर ऑफ द फ्यूचर। मैं दुबे जी अभी जो बात कह रहे थे, मैं उस पर डेटा देना चाहूंगा उनको कि हिस्ट्री हैज ऑलवेज बीन अ वेरी पुअर प्रेडिक्टर ऑफ द फ्यूचर। कभी भी इतिहास के बेसिस पे जिसने भी फ्यूचर का, आने वाले कल का फोरकास्ट किया, उसका फोरकास्ट 100% गलत निकला है, चाहे वो कोई हो। आज तक का स्टैटिस्टिक्स का ये रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं उसको इससे जोड़ करके देखिए कि हम लोग एक ईमानदारी से, एक पवित्र संस्कार लेके, पवित्र विचार लेके काम कर रहे हैं, और हम तो आज कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तब हम करेंगे, हमने ये नहीं कहा कि जब हम विधायक हो जाएंगे, मंत्री हो जाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री हो जाएंगे तब हम करेंगे। हम तो आज काम कर रहे हैं, भगवान के मंदिर पे काम कर रहे हैं। मैं इनफैक्ट हिंदू में हो गई है राजनीति, उन्होंने कहा मुकेश नायक उसका स्वागत करते हैं। हिंदू में हो गई है राजनीति, ये नैरेटिव बदल रहा है ना। और उनसे कहूंगा कि पहले अभिषेक मिश्रा नहीं बात करते थे ना, जनेश्वर मिश्रा का पार्क बनवाया, भगवान परशुराम की जयंती पर छुट्टी की घोषणा की, बीजेपी ने आया सारी छुट्टी रद्द कर दी, लेकिन ये वो चीज, वो मकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं ना आप कर पा रहे हैं। हिंदू में हो रही है राजनीति, आपको भी हिंदू में होना पड़ रहा है। देखिए, ये वास्तविकता है देश की कि अब मूर्तियों में भगवान को देखा जाने लगा है, और ये बात अब अधूरी रह गई है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि। नर में नारायण को देखने की बात अब राजनीति में नहीं रही, और राजनीति में जो श्री विग्रह में, मूर्तियों में भगवान को देखने की बात है, उसमें अभिनय ज्यादा है और चरित्र कम है। और मुझे तो ये लगता है कि अगले चुनाव में राजनीतिक दल के नेता रामलीला के पात्र बनकर वोट मांगने के लिए ये सभी पार्टियों पे लागू होता है ना। पूरा आप सिर्फ बीजेपी की बात तो नहीं कर रहे, अपनी भी बात कर रहे हैं ना, मेकअप करके। नहीं, अपनी भी बात कर रहे हैं ना, सिर्फ बीजेपी की तो नहीं कर रहे, सभी की कर रहे हैं ना। ये कांग्रेस ने तो कभी आजादी की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक कांग्रेस ने कभी ये नहीं किया। हमने कभी भी धर्म को अभिनय नहीं माना, हमेशा चरित्र माना, और हमने नर में नारायण को देखा। और इसलिए महात्मा गांधी से लेकर हमारे सारे नेताओं ने हमारे दलित समाज की, गरीबों की और समता मूलक समाज की सदैव इस देश में बात की है। लेकिन ये पूरा देश इतना भावना प्रधान हो रहा है कि जीवन को स्पर्श करती हुई समस्याओं से हम सबका ध्यान बिल्कुल अलग हो गया है। मैं बार बार उस बात की ओर ध्यान ले जाता हूं कि देश कितनी दुरावस्था से गुजर रहा है। आदि दैविक, आदि दैहिक और आदि भौतिक, तीनों प्रकार के तापों से देश दहक रहा है। लोगों के पास रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, स्कूल बंद हैं, मनोरंजन के साधन बंद हैं, बाजार बंद हैं, सारा देश बंद है और लोगों की जुबान बंद है। इतनी घुटन और बेचैनी और इतनी मुसीबत देश के आम नागरिक पर कभी नहीं आई जो मैं इस वक्त देख रहा हूं। और राजनीति का जो नैरेटिव बदल रहा है, राजनीति का जो परिदृश्य बदल रहा है, वो और ज्यादा चिंता का विषय है। तो आप भी कठिन लड़ाई सड़कों पर जाकर लोगों को समझाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सब हिंदू में हो रहे हैं, संबित पात्रा। तो मतलब अब देश में आस्था, श्रद्धा की चाशनी, कुछ कहने वाले अफीम कहते हैं, लोगों को बुरा लग जाता है, बस वो चटा दो, बात खत्म, बटन दब जाएगा। ये क्यों? देखिए, मैं जवाब देता हूं। पहले तो भगवान श्री राम मंदिर जी का शिलान्यास और जो भूमि पूजन हुआ है, उससे एक बहुत कमाल का काम हुआ है। भक्त तो खुश हैं ही हैं, बगुला भक्त भी उससे ज्यादा खुश होने की एक्टिंग कर रहे हैं। भक्त भी खुश, बगुला भक्त भी खुश है, तो कोई हमें आपत्ति नहीं है, सारे बगुले भक्त खुश हो जाए, पूरा नृत्य करें, देश भी खुश है ना। देखिए, आपने कहा लोगों, नहीं, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, ये जनता है, ये जनता जनार्दन है। मेरे से, आपसे, हम में से जितने लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं, हमसे 1000 गुना बेहतर समझती है विषयों को। वो टीवी ना भी देखे तो उसको रोटी मिल रहा है या नहीं, कपड़ा मिल रहा है नहीं, उसके आधार पर वो वोट करती है। इसलिए केवल हम अफीम चटा देंगे और लोग हमें वोट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। लोग अपने अपने अंदर जो विवेक है, उस विवेक के आधार पर वोट करते हैं। इसलिए लोगों को ये मत सोचिए कि अफीम चाट के बैठे हुए हैं। कुछ नेता जरूर अफीम चाट के बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि हाँ, हम जो बोल रहे हैं, हम ये सही बोल रहे हैं,
वो गलतफहमी में है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए अभी मैं यहाँ मुकेश जी को बहुत पसंद करता हूँ, अच्छे व्यक्ति हैं और मुझे लगता है गलत प्रोफेशन में आ गए हैं। प्रवचन करते तो आज न जाने पता नहीं बड़े बड़े साधुओं को पीछे छोड़ देते ही, किंतु आज इन्होंने यहाँ प्रवचन किया और कहा कि हो सकता है अगले इलेक्शन में मेकअप के साथ राम भगवान के आर्टिस्ट बन के और रामलीला के आर्टिस्ट बन के वोट मांगेगी बीजेपी। ये बताइए कौन बनता है आर्टिस्ट? ये राधे माँ का रूप किसने धारण किया था पिछले इलेक्शन में? आप प्रियंका जी का वो फोटो दिखाइए, राधे माँ का मेकअप करके वो बैठी थी पूरे इलेक्शन के समय। और राहुल गांधी जी जाके वहां उज्जैन में, आप याद करिए, उस समय त्रिपुंड लगा लिया था, डर के मारे कि इलेक्शन में एक भी सीट नहीं आ रही है, त्रिपुंड इत्यादि लगा के शिव भक्त भी बन गए थे। कुछ दिन बाद जनेऊ भी धारण किया था। अब ना तो वो जनेऊ है ना वो त्रिपुंड है। देखिए यहाँ आप लोग सब आप समझदार हैं, अभय दुबे जी समझदार है, क्योंकि आप लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। राजनीति कोरे गणित से नहीं चलती है, केमिस्ट्री से चलती है। ये जो कोशिश कर रहे हैं कि 9% ब्राह्मण को यहां से अलग कर दो, 10% ठाकुर यहां से अलग कर दो, 2% जाट यहां से अलग कर दो, 20% दलित यहां से इकट्ठा कर लेंगे, 19% मुस्लिम को लाके हम मिला देंगे तो हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। ऐसी तैयारी नहीं होती है, कोई पिज्जा पास्ता नहीं है। नहीं, पर आप भी तो कह रहे हैं ना संवेद कि सभी पार्टियां कि हम स्वागत करते हैं, प्रतिमा बननी चाहिए। ये प्रतिमा बनाकर देश सुपर पावर बन जाएगा क्या? अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपने भी प्रतिमा बना दी। अब तो चाइना की हर चीज पर बैन कर रहे हो, सारा माल तो सब कुछ जो बनी वो मूर्ति वो चाइना से आया था ना। ये प्रतिमा बनाने से देश हो जाएगा क्या सुपर पावर? ना, ये पहले तो मैं आपको ठीक कर दूं, मैं आपको ठीक कर दूं कि जहां तक आपने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति चाइना से आई थी, सरासर गलत है। 85% जो मूर्ति है वो भारत में निर्मित है। केवल उसका जो ऊपर का कुछ शील्ड है, लगभग 10% या 15% वो LNT को दिया गया था, वो विषय चाइना से आया है। इसलिए संपूर्ण मूर्ति चाइना से आया है, ये बिल्कुल गलत बात है। चलिए आपने ये मान लिया ना, परसेंटेज मूर्ति यहाँ नहीं। आपको मैं कितने सालों से जानता हूं, कुछ सवाल दूसरे तरीके से पूछना पड़ता है, आपने मान लिया ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि कुछ वो तो ये प्रतिमाओं से देखिए वो सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है प्रतिमा बनाने से कि आप भी स्वागत करते हैं, प्रतिमा बनाने से ये देश सुपर पावर बन जाएगा क्या? नहीं, देखिए अगर यहाँ पर कुछ जो बैठे हुए हैं हमारे बंधु, अब मिश्रा जी बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं मैं व्यक्तिगत रूप से जमीन खरीदूंगा और मैं आदरणीय श्री परशुराम जी, जिनको हम सब भगवान मानते हैं, उनकी मूर्ति बनाऊंगा, तो मुझे आपत्ति क्या हो सकती है? मैं भी आके पूजा करूंगा उसमें। मैं तो बिल्कुल कर्मकांडी हूं, मैं तो बहुत कर्मकांड में विश्वास करता हूं। मेरा बस चले तो मैं बहुत पूजा करूं, तो मैं तो आके पूजा करूंगा, मेरा कोई आपत्ति नहीं। धर्मवीर चौधरी, मेरे सभ्यता देश की एक मिनट, मैं आपकी बात समझ गया संवेद। धर्मवीर चौधरी, देश की जरूरत प्रतिमाएं हैं इस वक्त? उत्तर प्रदेश की जरूरत प्रतिमाएं हैं कि आधारभूत ढांचा है, बिजली है, सड़क है, स्कूल है, अस्पताल है? ये देश संदीप जी, ये देश भुखमरी की कगार पे पहुंच गया है और वर्ल्ड में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है। देश के प्रधान सेवक को मैं आपके माध्यम से 136 करोड़ लोगों के संदेश देना चाहता हूं कि ये देश जो है ये इवेंट से नहीं चलेगा, अच्छे कपड़े पहन करके जो है 4 लोगों के मंदिर के निर्माण से नहीं चलेगा। इसके लिए आपको एक एम्स बनाने की जरूरत है अयोध्या के अंदर। जो मजदूर जिनके पैरों में खून निकल रहे थे, जो कई हजार किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे, उनकी स्थिति को सुधारने की जरूरत है। और ये जो बगुला भक्ति संबित पात्रा इस चैनल पर बैठ करके देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूं कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना मोती, कौआ मोती खाएगा। तो ये जो बीजेपी के कौए मोती खा रहे हैं, शब्दों की मर्यादा रखिए, वाला नहीं है। इस देश की जनता धर्मवीर चौधरी, आपने गुमराह करके आप छोड़िए कौन कौआ है कौन बगुला है। और एक मिनट बात हो रही है ब्राह्मण राजनीति की, ये जातिवाद की राजनीति से हम आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। गुंडा राज चल रहा है प्रदेश के अंदर। पुलिस सड़कों पे मारी जा रही है। 2 ही बरादरी के डीजीपी से लेकर सिपाही तक मिलेंगे। और जो भगवान परशुराम ने एक समूह का विनाश किया था, वही भगवान परशुराम के वंशज
उसी समूह का विनाश करने के लिए 2022 में बाबा साहब के संविधान में मिले हुए वोट की ताकत से इनका विनाश करेंगे। संदीप अबे जी, दुबे देखिए, अब ये बात आ रही है सामने, ये क्लियर कट ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण ठाकुर वाला कार्ड खेला जा रहा है। बीएसपी के नेता बिल्कुल साफ शब्दों में बिना लार लपेट के ये कह रहे हैं। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत दूर है और इस तरह के कार्ड की काट बहुत आसानी के साथ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये कार्ड अभी लोगों को लग रहा है कि इस तरह की कोई जमीन बन रही है, कुछ ब्राह्मणों के अंदर नाराजगी है, कुछ एनकाउंटर हो गए हैं, कुछ ठाकुरों को ज्यादा पद मिल गए हैं, उनको ज्यादा थाने मिल गए हैं या उनको कुछ महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दिया गया है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ऊपर से इसमें कोई शक की बात नहीं है और इसका लाभ उठाकर ब्राह्मणों के बीच में जो असंतोष खड़बड़ा रहा है, ये चाहते हैं कुछ वोट अपनी तरफ खींच लें। लेकिन ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि दोनों पार्टियां कोई एक ठोस रणनीति नहीं बनाती। ये बहुत ही बिखरी हुई रणनीति है। ये एक ऐसी रणनीति है जिसके अंदर नाटकीयता अधिक है। किसी तरह की सामाजिक बंदोबस्त को या सामाजिक गठजोड़ों को बदलने की नीति इसके पीछे नहीं दिखाई पड़ती है। अगर वास्तव में ये लोग भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को तोड़ना चाहते हैं तो इन्हें चाहिए कि आपस में एकता करें और ब्राह्मण समाज के साथ में उस तरह की एकता कायम करें जिस तरह की एकता कायम करने की कोशिश मायावती ने 2007 से पहले की थी। कारण कि ये 3 साल तक मायावती ने मैत्री सम्मेलन करवाए थे और ब्राह्मणों को आश्वासन दिया था कि उन्हें सत्ता में एक निश्चित सीमा तक हिस्सेदारी प्राप्त होगी। तो इस तरह का कुछ कर कोशिश करेंगे, कुछ संरचनात्मक कोशिश करेंगे तो इनकी राजनीति परवान चढ़ेगी, वरना नहीं हो पाएगा। अभिषेक मिश्रा, आखिरी सवाल अब आप सब लोगों से, मतलब अब ये तय हो गया है क्या? अभय दुबे कह रहे हैं बहुत दूर है, मैं कह रहा हूं बहुत नजदीक आ गई। 2022 में चुनाव है, उसी की तो तैयारियां हो रही है, उसी की पोस्चरिंग हो रही है। क्या अब ये तय हो गया, मतलब वही धर्म और जाति के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा ना? इसी आधार पर चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, अब ये तय माना जाए? संदीप जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने ये जहर घोला है लगातार। चाहे धर्म की बात हो, चाहे कम्युनिज्म की बात हो, आप कोई सवाल उठाइए, आप अभी कोई सवाल पूछ लीजिए, आप कोरोना पे सवाल पूछिए तो आपको जवाब मिलेगा ईद पे और दिवाली पे। आप हेल्थ पे सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा मंदिर और मस्जिद पे। आप लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कब्रिस्तान और शमशान पे। आप अगर एजुकेशन पॉलिसी पे सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि किस तरीके से बिजली नहीं दी जा रही रमजान पे और दिवाली पे। और कुछ भी जब नहीं बचता है तो पाकिस्तान की बात लाते हैं बीच में। ये जो जहर घोला गया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने घोला है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी धर्म के मुद्दे पे नहीं, हमने पिछली बार भी अकेली पार्टी थी जिसने, जब चुनाव में हम गए, हम अपना काम लेके गए थे और हमने नारा दिया था काम बोलता है। हम जनता को, उत्तर प्रदेश को उस समय नहीं समझा पाए, लेकिन आज हमारे पास एडवांटेज है 5 साल का योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का। तो लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चुनते हैं, रिलेटिव एडवांटेज खोजते हैं किसी भी चीज में। हम भी आप 2 शर्ट खरीदने जाते हैं जो बेहतर, तो मतलब काम के नाम पर ही वोट मांगने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। अभिषेक मिश्रा, आपका शुक्रिया, आप जुड़े। धर्मवीर चौधरी, आपका भी एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। अंतिम पड़ाव यही सवाल संबित और मुकेश नायक से, ब्रेक के बाद। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। राम के बाद अब परशुराम की राजनीति वहां हावी है। आखिरी सवाल संबित, धर्म और जाति पर ही राजनीति हमारी हावी रहेगी, उसी पर केंद्रित रहेगी, अब ये तय है? देखिए, आपको याद होगा कि इसी विषय को लेकर कि क्या हम घबराए हुए हैं कि हमारा कुछ वोट बैंक वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अरुण जेटली जी अब है नहीं हमारे बीच में, उनसे एक सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जब ओरिजिनल अवेलेबल है तो फोटोकॉपी को कौन लेगा। तो यहाँ पर जहाँ तक हिंदुइज्म की बात हो रही है, जहाँ तक सभ्यता और संस्कृति की बात हो रही है, तो ओरिजिनल कॉपी यहाँ है, इसलिए कोई फोटोकॉपी करने की कोशिश करे तो वो फोटोकॉपी नहीं चलेगा। और दूसरी बात 10 सेकेंड में कि ये विरोधाभास देख लीजिए, यहाँ बीएसपी के अभी प्रवक्ता गए हैं, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद के पीछे मनुवाद है, इसलिए ब्राह्मणवाद को समाप्त करना होगा। उन्होंने बिल्कुल स्पष्टवाद कहा। मतलब ये एक तो परशुराम जी की मूर्ति बनाना चाहते हैं और ऊपर से कह रहे हैं ब्राह्मणवाद है हिंदुस्तान की राजनीति में और ब्राह्मणवाद के पीछे मनुवाद है। तो पहले डिसाइड कर ले कि इस तरफ बैठना है या उस तरफ बैठना। मुकेश नायक, मतलब धर्म और जाति को ही पीटते रहेंगे हम, वही है जरिया वोट लेने का?
देखिए, संबित पात्रा जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो धर्म को राजनीति से जोड़कर ही अगले चुनाव में मैदान में जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम देश के लोगों की वास्तविक दुख तकलीफ और वास्तविक समस्याओं को लेकर हम राजनीति का अपना एजेंडा तैयार करेंगे। और ये उत्तर प्रदेश का बिल्कुल सच है आज कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के ऊपर जातिवाद का आरोप लग रहा है और इसी कारण पावर शेयरिंग को लेकर उत्तर प्रदेश में जो दूसरी जातियां हैं वो उपेक्षित महसूस कर रही हैं, उनको बेचैनी हो रही है। तो वही बात घूम फिर कर जाति की आ रही है ना। हम बेहतर स्कूल, बेहतर सड़क, बेहतर शिक्षा, बिजली, घर, साफ पीने का पानी, 73 साल में साफ पीने का पानी नहीं, हम कैंटारों से ही पानी पीना पड़ता है। इन पर वोट ना मांगे जाएंगे और ना इन बातों पर वोट दिए जाएंगे। ये जो जनता जनार्दन है ना, आप लोग जो हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।